प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। अब तक हमने उपसर्ग पढ़ लिया, प्रत्यय पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, संज्ञा पढ़ ली। आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आज का पढ़ा हुआ व्याकरण जिसे आप आज पढ़ रहे हैं ये आपके आगे भी काम आता रहेगा। अगर आप 12th पास करके किसी कंपटीशन को देने के लिए जाएंगे तो उस कंपटीशन में भी इसी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको 12th पास करने के बाद किसी कंपटीशन क्लास में जाकर वापस इसे पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप इसे अभी से ढंग से करें, थोड़ा मन लगाकर करें, एक दो बार रिपीट करके करें। तो आज का टॉपिक अपना है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? हमने इससे पूर्व में की थी संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब है सर्वनाम किसे कहते हैं। वैसे सर्वनाम शब्द का अर्थ जो होता है, उसका मीनिंग जो होता है वो होता है सबका नाम। अब इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को। तो संज्ञा जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने कहा मैं, लेकिन मेरा नाम तो है कपिल। अगर मैं ये कहता कपिल आपको पढ़ा रहा है तो यहां संज्ञा काम में आती, कपिल संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द सर्वनाम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कपिल की जगह क्या आया? मैं। इसी तरह से अनीता खाना खा रही है, हम अनीता ना बोल के कह दें कि वह खाना खा रही है, तो ये जो वह आया है ना अनीता की जगह, ये सर्वनाम है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अब जो लड़के हैं वो तो है संज्ञा, इसकी जगह हम सर्वनाम का मिले वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जो वे शब्द आया है ना ये कहलाता है सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, एक लाइन लिखी है, देखो इससे समझने की कोशिश करते हैं। अनीता स्कूल गई, स्कूल से आते ही अनीता की सहेली के घर जाएगी। बड़ा ऑड सा लगता है सेंटेंस, अच्छा नहीं लग रहा। अब हम इसमें सर्वनाम प्रयुक्त करेंगे तो सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, ग्रामर की दृष्टि से वह बहुत अच्छा बन जाएगा। इसी सेंटेंस को देखिए, पहले वापस पढ़ते हैं। अनीता स्कूल गई, स्कूल से आते ही अनीता की सहेली के घर जाएगी। अब हम पढ़ते हैं अनीता स्कूल गई, स्कूल से आते ही अनीता अपनी सहेली के घर जाएगी। अब दोबारा अनीता काम में लेने की जरूरत नहीं, उसकी जगह शब्द आया अपनी। ये जो अपनी आया है यही सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। क्या अर्थ है? सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारे शब्द होते हैं। सर्वनाम कितने तरह के हो सकते हैं? सर्वनाम कई तरह के हो सकते हैं। विशेष तौर से हम 6 प्रकार के सर्वनाम मानते हैं, और वो 6 प्रकार के सर्वनाम कौन कौन से हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये देखिए, और फिर है संबंधवाचक और निजवाचक। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा निजवाचक। तो इस तरह से 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे मैं, तुम, हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे। ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
बड़ा इजी, अंग्रेजी में भी समझ में आ जाता है अगर आपको हिंदी अच्छी तरह से आती है तो जैसे मैं, तुम और हम, ये तीनों ही सर्वनाम है। एक सेंटेंस देखते हैं, मैं कहता हूं कि तुम उसे 50 रुपए दे दो। इसमें पहला शब्द आया मैं, ये मैं भी सर्वनाम है। तुम दूसरा शब्द आया, ये भी सर्वनाम है। और तीसरा शब्द है उसे, ये भी सर्वनाम है। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहे हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जब जिस सर्वनाम को बोलने वाला, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए कर रहा हो। जैसा कि मैं बोलने वाला हूं तो मैं अपने लिए काम में ले रहा हूं मैं, तो मैं अपने लिए शब्द क्या काम में ले रहा हूं मैं। तो जो व्यक्ति बोलने वाला है वो अपने लिए किसी शब्द को काम में ले रहा है तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसमें भी उत्तम पुरुष। मैं मेरे लिए मैं काम में ले रहा हूं, या मैं 2-3 लोग हों तो हम अपने लिए क्या काम में लेंगे, हम। तो मैं और हम जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, तो यहां मैंने शब्द आया उत्तम पुरुष। हम घूमने जा रहे हैं, यहां शब्द आया हम, ये भी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। दूसरी बात करते हैं हम मध्यम पुरुष की। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे कि सामने वाले आप हैं और मैं बोलने वाला हूं, तो सामने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग में लेंगे उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। आपने काम कर लिया, यहां आप जो शब्द है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसी तरह से एग्जांपल देखिए, तुम कहां जा रहे हो, यह शब्द आया है तुम, कहां जा रहे हो। दूसरा सेंटेंस है आप खाना खा लीजिए, ये दोनों ही मध्यम पुरुष है, क्योंकि ये किसके लिए काम में आ रहा है, बोलने वाला अपने लिए करता हो वो तो होता है उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का शब्द का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता हो, तो ये दोनों ही शब्द तुम और आप, ये सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम आता है अन्य पुरुष, अंग्रेजी में कहेंगे थर्ड पर्सन। बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिसके विषय में बातें हो रही है उसके लिए करता है। जैसे बोलने वाला, मैं और आप 2 जने बोलने वाले हैं, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए जो शब्द काम में आ रहा है उस शब्द को अपन कहेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे देखिए, वह यहां नहीं आया, ये हम 2 बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वह यहां नहीं आया, ये तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वह शब्द जो है वो यहां पर अन्य पुरुष है। फिर बात की दूसरे सेंटेंस में, उसने तुम्हें बुलाया है, उसने, यहां भी तीसरे के बारे में बात हो रही है, न मेरे न आपके बारे में। और फिर बात करते हैं उससे मेरी पुस्तक ले लेना, ये भी मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं, उससे मेरी। अब मैं ऑर्डर दे रहा हूं तो मैं हो गया प्रथम पुरुष, जो ऑर्डर ले रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। तो इस तरह से ये है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चला है निश्चय, अर्थात निश्चित। किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बात हो, किसी निश्चित वस्तु के बारे में बात हो, या घटना के बारे में बात हो, या किसी निश्चित कर्म के बारे में जहां बात हो और उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह। एक एग्जांपल से देखते हैं इनको। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लो। कुछ पुस्तकें, अब ये निश्चित हो गया कि इन्हें ही तुम्हें रखना है, ये निश्चित को इंडिकेट करता है। यह तो कमल का भाई है, यानी पर्टिकुलर उस लड़के के लिए संकेत है जो कमल का भाई है, तो ये निश्चित है। यह समीर की पुस्तक है, यह भी तय है। तो यहां पर यह शब्द आया, इन्हें शब्द आया, ये सारे शब्द क्या इंडिकेट करते हैं, निश्चितता को इंडिकेट करते हैं। इसलिए यहां पर कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरे सर्वनाम की बात करते हैं, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये कहां होता है,
ऊपर बात की थी निश्चित के बारे में बात की जाए, यहां है अनिश्चित के बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, पूरी तरह से जानकारी ना हो। कोई अनिश्चित व्यक्ति है, कोई अनिश्चित वस्तु है, कोई अनिश्चित घटना है, या कोई अनिश्चित व्यापार है। किसी क्रियाकलाप के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण जैसे कोई, कुछ, किसी, ये वो शब्द हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए एक शब्द आया, शायद दरवाजे पर कोई है। ये कोई है, निश्चित नहीं है कि कौन है, ये अनिश्चित शब्द है। दूसरा है रास्ते में कुछ खा लेना, ये भी निश्चित नहीं है क्या खाना है, कुछ खा लेना, कुछ अनिश्चित को इंडिकेट करता है। फिर कोई कुछ भी कहे हमें क्या, कोई भी शब्द क्या है, कोई भी हो सकता है, अनिश्चित को इंडिकेट करता है। कुछ अभी ऊपर भी आया था, अनिश्चितता को इंडिकेट करता है। तो ऐसे शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना या व्यापार के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही विदित हो जाती है हर बात। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना या किसी व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो सकते हैं? कौन, किसे, किसने, कब, कहाँ, क्या, ये सारे शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ एग्जाम्पल में डाल के देख लेते हैं। जैसे दीवार के ऊपर कौन बैठा है, तुम्हें क्या चाहिए, शिव का धनुष किसने तोड़ा, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। ये जो गोले में लिखे हैं कौन, क्या, किसने, कौन, ये सब क्या है? ये सब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही इजी परिभाषा, बहुत ही इजी तरीके से बताया है कि जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है, और ये प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द हैं, तो इन्हें अपन कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब ही आप जानते हैं, रिश्ता, कनेक्शन, कनेक्टेड, जो एक को दूसरे से कनेक्ट करे। तो जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों में संबंध जुड़ता है या संबंध प्रकट होता है, क्या कहा? जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों में संबंध प्रकट होता है। जैसे कुछ उदाहरण है अपने पास, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, वगैरह वगैरह। अब देखिए संबंध कैसे प्रकट होता है। यहां है जिसने परिश्रम किया, अब इसका कनेक्शन, वह अवश्य सफल हुआ। जिसने परिश्रम किया वह अवश्य सफल हुआ। दूसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा। ये सब चीजें हैं सर्वनाम की। अब हम अगले सर्वनाम की तरफ चलते हैं। छठा और आखिरी सर्वनाम, अंतिम सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज, नाम से ही पता चलता है, निज यानी खुद का, अपना, स्वयं का। तो वे शब्द जो अपने स्वयं के लिए कार्य लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या लिखने वाला, बोलने वाला या लिखने वाला, वक्ता या लेखक, जिन शब्दों को स्वयं के लिए काम में लेता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। अब देखिए कैसे ये शब्द काम में आता है स्वयं के लिए। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपने आप में सर्वनाम है, और मैंने अपने लिए ही एक और सर्वनाम काम में ले लिया, स्वयं। ये निजवाचक सर्वनाम है। हम खुद ही, हमने, हम अपने आप में सर्वनाम है,
और इसने हमने अपने लिए जिस सर्वनाम को काम मिली वो था खुद। यह कार्य स्वतः ही हो जाएगा, यानी अपने आप ही हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। तो इस तरह के सर्वनामों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमारा एक और टॉपिक सर्वनाम समाप्त हुआ। अगर इसमें किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को या किसी भी पढ़ने वाले को किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर डाल दें, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।